कैसे बनेंगे और तमाम स्टेक होल्डर की मौजूदगी में एक कमेटी तश्कील देंगे। वो कमेटी में आपकी जो राय आएगी, 2 रुकनी बनाते हैं, 4 रुकनी बनाते हैं, 6 रुकनी कमेटी बनाते हैं, एक पार्टी से आप 2 बंदे देते हैं, 3 बंदे देते हैं, हम एक कमेटी बनाएंगे। फार्मूला हमारे नज़दीक आज ये निकला है कि कमेटी फौरी तौर पर, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी बात ये आ गई कि ये पेश अब तक ये किया जा रहा है कि ये 2 मसलकों का मसला है, जबकि आज की इस जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह हो गई। ये उस इजलास में तमाम अकाबरीन ने बहुत खूबसूरत बात की। देखिए, जब आप बैठते हैं, आप बात करते हैं, तो हर बंदे को समझने में, सुनने भी, एक बंदा बात कर रहा हो तो पहले बंदा डरता है कि पता नहीं ये बात क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ आप बैठते हैं तो एक दूसरों के नज़रियात, एक दूसरों के ख्यालात, एक दूसरों के एहसासात, जज्बात का पता चल जाता है कि कौन किस नज़रिए और किस सोच का मालिक है क्या। तो लिहाजा आज का ये मुश्तरका जो हम एलामिया जारी कर रहे हैं उसमें यह है कि हुकूमत वक्त से हम गुजारिश करते हैं कि जो मुआहिदा आपने उजरत में किया, दानिशमंदी से किया, गैर दानिशमंदी से किया, गैर संजीदगी से किया, आज का हम मुतालबा करते हैं कि उनके उस मुतालबे का अमन तस्लीम करें। एक हमारी कमेटी के हवाले से हम जिन जिन हजरात से मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमें जाना होगा, मैं पीपल पार्टी के दोस्तों से, आवाज़ मुफ्ती साहब, मंदिर साहब आप मौजूद हैं, आप 3 रुकनी आप कमेटी दे दें। जो यूआई से आप 2-3 बंदे हमें दे दें। आवाज़ साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मुस्लिम लीग नून से हम अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ बैठ के हम कमेटी देंगे और इस काम पे हम देर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ज़िली इंतजामिया से जाके मिलेंगे कि आपको ये क्या ज़रूरत महसूस हुई थी कि आपने एक मुआहिदा किया और आज आप अपने मुआहिदे से पीछे हट रहे हैं। उसमें डिवीजनल आपकी जो जिम्मेदारान हैं वो भी हैं। भाईचारगी और अमन के हवाले से और सेक्टेरियन हार्मनी के हवाले से अस्तोर मशहूर है। आज उस अस्तोर, पुरअमन अस्तोर को दागदार करने के लिए एक गनावनी साजिश हो रही है, जिसमें हुकूमती नाअहली और कुछ अशखास ऐसे हैं जो अपने ज़ाती मकासद के लिए कौम को आपस में उलझा के अपने लिए सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये इशू इन्हीं दिनों में, ऐसा कोई इमरजेंसी इशू नहीं था जो इन्हीं दिनों में ये उठ खड़ा हो गया, जबकि आवाम रोटी और गंदम के लिए तरस रही है। अब देखें, आवाम को गंदम का इशू सामने आया और आवाम इकट्ठी हो गई। पहली दफ़ा सियासी लीडरशिप के काल के बगैर आवाम खुद इकट्ठी हो गई और जब देखा कि भाई ये आवाम का मूड तो कुछ ख़तरनाक लग रहा है, हम सब सियासी लोग पीछे से उनके बैग पे आके खड़े हो गए। अदरवाइज़ ये आवाज़ तो आवाम ने खुद उठाई थी। जब ये हालात देखा तो कुछ लोग जो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए, सेफ पैसेज के लिए इतना आसान फार्मूला, पूरा पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल और उसमें सेक्टेरियन इशू सबसे इजीएस्ट इशू, 2 लोगों को आपस में पीछे से फीडबैक दे दो, उनसे कोई बयान दिलवा दो या कोई बात करवा दो और आपस में पूरी कम्युनिटी उलझ पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कोई मेरे ज़ाती राय है, कोई सेक्टेरियन इशू नहीं है, ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, बल्कि चंद एक लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इस तरह के हालात पैदा करके अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं या अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये मुआहिदा किया गया तो किसके ज़ोर पे किया गया, हम ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, क्या उनको पता नहीं था कि अलतशी ने ये बात नहीं माननी है? उनको पता था, लेकिन किसने करवाया? किसने ये कहा कि आप ये मुआहिदा भी करें, ये मसला भी हल करें, बाद में हम देखेंगे बाद में कौन क्या करता है, और बाद में खुद चंद लोगों को इस्तेमाल करके अस्तूर की इस फ़ज़ा को आलूदा करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम हालात का जो ज़िम्मेदार है वो एक ही शख्स है। वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अस्तूर के इस हालात को इस नहज पे लेकर आया है ताकि वो अपनी मनमानी के फ़ैसले करें, बाद में वो जरगेदार बन के आए और अपने जरगे करे और अपना नाम दोबारा से उन सरफरोशों में, हरूं में लिखना शुरू कर दे। मैं ये समझता हूँ कि अस्तूर की आवाम समझ चुकी है, हमारे घर मुश्तरक हैं, हमारा इलाका मुश्तरक है, हमारा रिज़्क़ मुश्तरक है, हम एक सरज़मीन में रहते हैं, हमारा रास्ता एक है, हमारा पानी एक है, हमारे कभी भी इख्तिलाफ़ात नहीं रहे। आज तक अस्तूर में इस तरह का इंतशार नहीं रहा है। जब से ये मोहतरम इक़्तिदार में आए हैं, ये इंतशार क्यों पैदा होता है?
हमने तो ये सुना था आखिरी इलेक्शन में कि अब तो मुनाफिकत ख़त्म हो गई, अब तो शिया सुन्नी मसला ख़त्म हो गया, अब तो अमन हो गया अस्तोर में। जब से ये मोहतरम इक़्तिदार में खड़े हो गए हैं, ये दोबारा से ये कहानियाँ शुरू हो रही हैं। अब ये वो ये चाहते हैं कि एक नया एक ट्रेंड बनाना चाहते हैं, चाहे शायद वो अपनी कारकर्दगी से लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते हैं, तो अब ये नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं। अब वो मज़हब के नाम पे सियासत करना चाहते हैं, अब वो शिया सुन्नी को लड़ा के सियासत करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तक हम जिंदा हैं ये होने नहीं देंगे। इनकी जो भी सियासत है इसको हम दफन करेंगे, और हमारी तरफ से जो भी हमारे पार्टी के सीनियर्स ने अपना मौक़िफ़ दिया है, हम इनके साथ खड़े हैं, ये आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम ये मुनाफिकत इस खित्ते में नहीं करने देंगे। और मैं देख रहा हूँ यकुम मुहर्रम से, मैं यहाँ पे हूँ, हर गांव में हर मोहल्ले में इनके लोग, इनके वोटर, चाहे वो शिया में हैं चाहे वो सुन्नी में हैं, इनके सपोर्टर शियों की तरफ से भी शरारत करते हैं, सुन्नियों की तरफ से भी शरारत करते हैं। ये इनका जो चेहरा है इसको बेनकाब करने की ज़रूरत है, इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। अगर सबूत चाहिए तो हम देते हैं, बाकी जो कारकर्दगी है उसमें तो तुम्हारा इंजाम लिखा गया है, इस पे भी इंशाअल्लाह ताला इनका इंजाम लिखा जाएगा। अस्तोर में किसी सूरत में भी इस तरह की कशीदगी नामुनासिब है। मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान ने अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने अगले इलेक्शन की खातिर एक सोची समझी साजिश के ज़रिए ये मुआहिदा कराया है, और इस मुआहिदे को मज़ीद मसला बना के इसको और इंतशार की तरफ लेके जाना चाहता है। अगर अस्तोर की आवाम इस चीज़ को नहीं समझती है तो कल को इधर आग भी लग सकती है, कल को इधर खून भी बह सकता है। उसकी वजह यह है कि इस आग और इस खून में उनको अपना अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको, जो मुसलमान अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को इस अस्तोर के एक महज़िब शहरी समझते हैं, वो आगे बढ़ें, इस आग और खून की नदी को रोकें ताकि ये मसाइल हल हों। थैंक यू। जो भी यहाँ हालात में कुछ मसले वसाइल होते हैं तो आप यहाँ बुलाते हैं लोगों को, आपको इस इलाके की दुख दर्द है, तो आपका शुक्रिया। मेरा राय ये है राणा साहब, सबसे पहले तो हमें अमन कमेटी को बुलाना चाहिए, हम लोगों को। यहाँ एक कमेटी बनाओ, अमन कमेटी को बुलाएंगे, ये मुआहदे किस तरह किया है, क्या हिसाब है, इनको पता है। ठीक, हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो ये माहौल क्यों ख़राब हो रहा है? आज से पहले भी कुछ माहौल ख़राब हो रहा था, अमन कमेटी वालों ने इस माहौल को साफ किया है। तो मेरा मशवरा ये है राणा साहब, यहाँ एक कमेटी बनाओ, फिर ये कमेटी अमन कमेटी वालों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे। सही, आज से पहले जो भी बात, जब 10 मुहर्रम की बात आ गई, इनसे संभाला नहीं गया, तो इन्होंने ये मुआहिदा कर लिया। ये मुआहिदे में हमारे अहल सुन्नत वल जमात की जो उलमा हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब आप जाने, अहल तशरीह जाने, ये आपका मसला है, हम बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, आप उनसे कर लें। उन्होंने बात की, यानी कि ये बात अहल सुन्नत वल जमात के कोई उसमें नहीं है, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में जो प्री प्लान अस्तोर के हालात ख़राब करके अस्तोर में शिया सुन्नी करवा के जो सियासत करने की कोशिश की थी, आज उनकी गले की हड्डी बन गया है। जो बंदा अच्छा करेगा, तो मैं ये कहता हूँ, अगर मैं अच्छा करूँगा तो पूरी अहल तशरीह मुझे पसंद नहीं करे, अल्लाह ने मेरे साथ ज़रूर देना है। अगर मेरी मौत भी होती है तो अल्लाह ने मुझे उसका अंजाम या उसका जो लिखा है वो अच्छा होना है, ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है। रही बात यहाँ पर आज आप लोग जो बैठे हैं ना, इस हवाले से मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। एक दो साथियों ने मशवरा दिया, जनाब ये पीस कमेटी का काम था, कोई पीस की कमेटी का काम नहीं है। हमारे कुछ लोग कहते हैं लिग पीस, और अहल सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म से अमन कमेटी फारिग है। इनकी कारकर्दगी न होने की वजह से इनको फारिग किया गया है, मुझे जहाँ तक पता है, मैं इसका कोई वो नहीं हूँ, लेकिन फारिग है। इसलिए यहाँ पर पार्टियाँ जो बैठी, चाहे अहल सुन्नत से हैं या अहल तशरीह से हैं, हमारी पार्टियां बाद में हैं, पहले हम यहाँ के बाशिंदे हैं। हम एज पार्टी भी किरदार अदा करें, एज शिया और सुन्नी भी किरदार अदा करें। क्यों हम इसका क्रेडिट दूसरों को देते हैं सजाकर? हम बैठेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम उलमा से मिलते हैं, बिल्कुल उलमा के पास मैंने कितनी दफ़े का डॉक्टर साहब आते हैं, वहाँ पर उलमा के साथ बैठता, हमें खुशी होती है। लेकिन आज आप बैठें, आप इनकी राय ले लें, इनसे साथ बैठने के बाद आपको ये तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं, जो सियासी खेल खेला गया है, जो अस्तोर को बदनाम करके सियासत करने की कोशिश में आज ये जिस तरफ फंस गए हैं, अब एक मुआहिदा और होने वाला है। मुआहिदा क्या हो रहा है जनाब? आप चौक चौक को ले लें, अब ये नाम लगा दें, अब ये साजिश से खुद गवर्नमेंट पीछे हट रही है, और कल को फिर से अहल तशरीह और अहल सुन्नत में ये मसले पैदा किए जा रहे हैं। हम और आप बैठेंगे, जहाँ बैठना चाहते हैं आप हमारे बड़े बैठ के फैसला करें, और इसका तदराक और इसकी निशानगी लाजमी है, ताकि सियासत के अंदर बैठ कर मस्जिद से सियासत न की जाए। मस्जिद के मामलात को मैं सुनी हूँ, मैं मस्जिद में मेरा आलिम हुक्म करता मैं बैठता हूँ,
لیکن جہاں پر بیٹھتا ہوں وہاں میں اچھی بات کی تائید کرتا ہوں، بری بات کے لیے وہاں میں اپنا ڈیسیجن بھی دے دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ معاملات سب میں ہونا چاہیے۔ تو بات لمبی ہو گئی، بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ میں شانہ بشانہ ہوں، لیکن پیس کمیٹی کو ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ خود بیٹھیں۔ اس کے بعد جا کے آپ کمشنر صاحب آج چھپ رہے ہیں، کیوں چھپ رہے ہیں؟ ایک ساتھی نے کہا جی کمشنر صاحب بیمار ہیں، ڈی سی صاحب بیمار ہیں۔ ڈی سی صاحب تو جائیں گے، ڈی سی صاحب کی پوسٹنگ کی بات کی، لیکن ڈی سی صاحب اس مسئلے کو حل کر کے جائیں۔ گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے اس مسئلے کے لیے فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ جب تک فریقین رضامند نہیں ہوں گے اس وقت تک معاہدات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ایک ضابطۂ اخلاق نیا مرتب کیا جائے۔ آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کے لوگوں کے تھرو دونوں مسالک کے لوگوں کے ساتھ مل کر نیا ضابطۂ اخلاق بنایا جائے، جس سے دونوں مسالک کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تب استور میں بالکل امن ہوگا اور بہترین امن ہوگا۔ سابقہ جتنے بھی امن معاہدات ہیں ہم نے دیکھے ہیں، وہاں پہ مخصوص لوگوں کے مخصوص مقاصد کے تکمیل کے لیے وہ معاہدے کیے گئے ہیں۔ ان معاہدات کو کالعدم قرار دے کے نیا ضابطہ اخلاق اور نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں استور کے تمام علماء، دونوں مسالک کے، استور کے نوٹیبلز اور استور کے جو سیاسی نمائندے ہیں، جو اسٹیٹوٹری باڈیز ہیں جیسے پریس کلب ہے، آپ کی بار ایسوسیشن ہے، ان سب کے وہاں پہ افراد کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ لوگوں کو باور کرا سکے کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، ان معاہدے پہ عمل درآمد ہوگا۔ دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ جو معاہدہ اس وقت منظر عام پر آیا ہے، جو معاہدہ منظر عام پہ آیا ہے، بحیثیت وکیل میں یہ بات کر رہا ہوں، اس معاہدے کو نہ تو دونوں فریقین کے کسی ممبر کا دستخط ہے، نہ ہی اس معاہدے کے اندر فریقین کی رضامندی ہے۔ لہٰذا یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک گارنٹی ہے۔ یہ گارنٹی جو ہے جن لوگوں نے دی ہے اور جس طریقے سے وہ گارنٹر بنے ہیں، ان کے اوپر اوبلیگیشن آتی ہے کہ حکومت، جو صوبائی حکومت ہے، جو ضلعی اپنا ڈویژنل حکومت ہے، وہ اس پہ فل عمل درآمد کروائے اور ان لوگوں کو ایسے غلط، بے بنیاد، ریووکڈ اور کالعدم معاہدے کو کرنے پر فوری طور پر ان سے استعفیٰ لینا چاہیے، ان کو عہدوں سے فارغ کرنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ معاہدے کی پاسداری جو ہے، چاہے وہ ہمارے اہل سنت برادری ہے یا اہل تشیع برادری ہے، سے ہو رہا ہے۔ پیس کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں، کون سی پیس کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ تو امن کے وہ گنڈے تھے جن کو لبادہ اڑوایا گیا، ان کو کپڑے پہنائے گئے، نہیں تو ان کے خلاف ATA کے پرچے دیے گئے تھے۔ ایک پرچہ نہیں، 23 پرچے ان کے خلاف ہیں۔ اس سے اپنے کو بچانے کے لیے ایک اس وقت ڈونگ رچایا گیا اور یہ پیس کمیٹی کے بڑے ممبر بن گئے، ممبر بن کر آ گئے۔ اب بن جب گئے ہو تم تو گھر میں بیٹھ کر کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کا رات کو جلاب آتا ہے، کسی کو دست لگتے ہیں، او بھائی آ جاؤ، آ کر اس مسئلے کو بھی حل کرو۔ اگر کہو علم لگانا جرم ہے تو کہو یہ جرم تم مت کرو۔ میں کہتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، تمام اہل سنت والجماعت کے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے بھی میرے معزز علماء اور اہل سنت والجماعت کے لوگ بیٹھے ہیں، جس علم پر تکلیف تم لوگوں کو اگر ہے مجھے بتاؤ، میں اترواتا ہوں۔ میں اکیلا میں جا کر اترواتا ہوں، کہو کہ اس علم پر مجھے تکلیف ہے۔ علم لگتی ہے سب ساتھ، اچھا علم پر جب سبیل لگتی ہے تو سب ساتھ، جب دستے آتے ہیں تو سب سے پہلے دستہ اہل سنت والجماعت کا آتا ہے۔ دیکھو باتیں سامنے کرو، سب سے جو لیڈرشپ ہے بڑی سب سے پہلے دستے میں آتی ہے۔ اب بعد میں جا کر پیچھے جیب میں جیکٹ میں ووٹ گنتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی پکورا کے ووٹ میری جیب میں آ گئے، ہر آدمی گنتا ہے سید عاشق حسین کا ووٹ میری جیب میں آ گیا، چونگرا کا ووٹ میری جیب میں آ گیا۔ بھائی خدا کے ولی ووٹ لے لو، خدمت کر کے ووٹ لے لو۔ ووٹ لینے سے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ برادری کے نام پر، رشتے کے نام پر، تعلق کے نام پر، قوم کے نام پر، قبیلے کے نام پر، سٹیٹس کے نام پر، کریکٹر کے نام پر، میرٹ کے نام پر ووٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس مذہبی منافرت پر جو لوگ ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کل بھی ہم نے اسی چوک میں کہا تھا کہ یہ چوک اور یہ 2021 کا ایک معاہدہ ہے، اس میں 17 نکات ہیں۔ یہ غور سے سنیں، یہ معلومات کی باتیں ہیں جو سب کو پتہ نہیں ہے، نہ شیعوں کو پتہ ہے نہ اہل سنت کو پتہ ہے۔ ایک تو بدقسمتی ہماری سمجھیں، ہماری جو مذہبی قیادت یا سیاسی قیادت جتنے بھی ہیں، ہم جب معاہدے کرتے ہیں تو ہم اتنی عجلت میں کرتے ہیں کہ ہم
इन चीज़ों की बारीकबीनी को समझते नहीं हैं कि हम आगे मुस्तकबिल में कम से कम कोई मुआहदे होते हैं तो ऐसे होने चाहिए कम से कम 10 साल तक उसकी माहौल को सामने रख के किए जाए, देरपा होने चाहिए। उन 17 मुआहिदों में मैंने गौर से पढ़ा है, उन 17 मुआहिदों में कहीं पर भी बात देखो, कौम के सामने बातें छुपाने से मसाइल हल नहीं होते हैं, कौम को सामने बात, उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि अस्तूर में कहीं पर अलम लगाना है या नहीं लगाना है। देखें, उन 17 मुआहिदों में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि अलम कहाँ लगाना है या अलम नहीं लगाना है। उनमें सिर्फ वो मातम का रूट और इस तरह की जो लपेत और साहब कराम और लाउड स्पीकर का ऊंचा आवाज़, इस तरह के 17 मुआहिदे हैं। 27 से ऊपर जो है कम से कम उसके ऊपर मजहबी सियासी जमातों के लोगों के दस्तखत हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि उन दस्तखतों में, उन तमाम मुआहिदों में शमस लोन और महबूब साहब के दस्तखत उधर भी हैं इधर भी हैं। अब यहाँ पर जो हैं मुजरिम जो हैं इस वक्त, जो हमारे जो असल मुजरिम हैं वो इस वक्त जो पाँच बंदे हैं। यहाँ अक्सर हम जो लोग कहते हैं ना कि डीसी अस्तूर अकेला नहीं है। इस आखिरी वाले मामले के 5 मुजरिम हैं। 2 मुजरिम सियासी हैं, महबूब अली खान, शमस लोन। बात को खुल के करें, क्योंकि इस मुआहिदे के अंदर इन्होंने, ये 3 हैं, एक कमिश्नर है, ये 3 सुनी हैं, 2 शिया है, एक DIG तनवीर है और DC है। इन्होंने शायद ये समझा है कि एक को अपने तुफैल साहब अपने आप को उन्होंने अंजुमन इमामिया के नुमाइंदे बनाया, इन्होंने अपने आप को, रहनुमाओं ने बड़ी तफसील के साथ इस अमन के हवाले से बात की है। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। कुछ इशारे हैं अमन के हवाले से जो आप पार्टियों के अहदेदारान को मैं आज के इस फोरम पे मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, जिसने इस कलील वक्त में ज़िला अस्तूर में क्रूशल हालात को पेश नज़र रखते हुए ये पार्टी इजलास बुलाया। अहम पॉइंट यहाँ एक सबसे पहले एक पॉइंट में रेज़ करना चाह रहा हूँ। 2019 में जब कोरोना वायरस आया था, आप सबको बखूबी इल्म है कि अस्पताल की हालत जो थी बदतर थी। हमने सिविल सोसाइटी के नाम पे एक इदारा बनाया जिसमें फ़ंड रेज़ किया। बाहर से भी मुल्कों से भी लोगों ने फ़ंड रेज़ करके हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए। हालांकि आप खुद बखूबी इल्म है, राना साहब और अब्बास मौसवी साहब, 4 से 5 लाख रुपए का हमने वहाँ ICU 21 लाख अभी भी 4-5। असल में ये राना साहिब ने जो कदम उठाया था, ये कदम जो है हमारी अमन कमेटी ने उठाना था, क्योंकि पूरी अस्तूर के अवाम और उलमाए कराम ने सुन्नी और शिया 10-10 आदमी इसी अमन की खातिर मुकर्रर किया हुआ है। और गवर्नमेंट की तरफ से कि कभी दावत मिलती है, कभी और कुछ होता है, तो वो गवर्नमेंट की दावतें खाने के लिए है। असल में अमन कमेटी का काम इलाके में अमन पैदा करना, अच्छा इलाके में इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए ज़रूरत है। तो अब मैं राना साहिब ने और हमारे ये मुस्लिम लीग नून के तकरीबन ज़्यादा लोगों ने मतलब ये बात की है, तो मैं तमाम मकातिब फ़िक्र और दूसरे पार्टी के ओहदेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात इस अमन के बारे में, हम अपने अस्तूर को अस्तूरी की निस्बत से इस अमन को पायदार करने की कोशिश करना चाहिए। बाकायदा जो तजावीज़ दी हैं हमारे राना साहिब और मुस्लिम लीग नून की करने के लिए जो है ना सिर्फ अवाम नहीं बल्कि इंतज़ामिया का भी काम है। ये अमन ख़राब कैसे हुआ? इंतज़ामिया ने जो है ना के जो DC साहब हैं यहाँ के, उन्होंने जो है ना 2 मसलक के ऊपर जो है ना मुआहिदा करना था। उन्होंने एक मसलक वालों से नहीं पूछ कर उनको जो है ना अपनी तरफ से मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किया है, उनके वकील बनकर, लेकिन अभी वकालत सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। उनके जो है ना हालात ख़राब करने के मेन जो रीढ़ के हड्डी हैं इस वक्त वो DC अस्तूर हैं। मेरे मशवरा तो ये था कि भाई जो है ना सैयद आशिक हुसैन साहब से भी लिखवाते, उनका वफद वहाँ होना चाहिए था। और जो है ना उसके अलावा डिविजनल के अफराद जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी ये गलती की है और उन्होंने अपने वकालत के तौर पर जो है ना किरदार अदा किया, उस वक्त लिख के दिया। अब ये जो मुआहिदा उनके हड्डी में, गले की हड्डी में फंस गया है।
اس لیے کہ انہوں نے ان کو جو ہے نا عاشق حسین صاحب اور ان کے اہل تشیع حضرات ہیں ان کو جو ہے نا اعتماد میں نہیں لیا، تو جس کی وجہ سے یہ حالات پیش ہوا. آج پورے استور بند ہے اور جو ہے نا سب لوگ پریشان ہیں. اس لیے میں تمام آل پارٹی کانفرنس کے تمام ذمہ داروں سے میں گزارش کروں گا بجمعیت شمول JUI ہمارے جو ہے نا گلگت بلتستان کے جو ہے نا سربراہ امیر صاحب آ کر حضرات کو بھی انہوں نے یہاں ہدایت کی کہ امن سے رہو اور سارے پارٹی مل کر جو ہے نا انتظامیہ سے مذاکرات کریں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں. اس میں JUI آپ سب کے ساتھ جو ہے نا شانہ بشانہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ امن کی خاطر جو بھی قربانی دینا پڑے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب کے اندر یہ درد ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے اس ضلع کے اندر پرامن ہم رہیں. میرے ایک ساتھی نے کہا، بہت اچھا کہا، اس وقت ہمیں خوشی تو یہ تھی کہ سیم استور کا آیا ہے، بہت بڑی خوشی تھی. اس کے بعد بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ جناب علی سیم استور ہونے کے بعد اس وقت استور آگ میں جل رہا، تو اس میں سیم صاحب کردار ادا کرتے. سیم صاحب کی نااہل انتظامیہ آج ایک مہینے سے جناب علی ایک مسئلہ لے کر اس کو ٹیکل نہیں کر سکتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو آل پارٹیز جماعتیں ہیں ہم یہاں مل کے اپنے جماعتوں کے ساتھی اور گلگت کے ہم اپنے صوبائی ذمہ داروں سے رابطہ کر کے ہمیں جناب علی حکومت وقت تک جا کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہے تاکہ استور پرامن تھا، ہے اور رہے گا. یہ ہر ایک ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، صرف APC والوں کی نہیں ہے. ہاں APC والوں نے قربانی دی، بلایا، یہاں وقت نکالا اور درد محسوس کیا کہ استور جل رہا ہے. تو ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ سیم صاحب اپنے جناب علی درد اور دکھ رکھ کر اس علاقے کا فرزند ہے، اس کو چاہیے کہ اس میں اہم کردار ادا کر کے اس مشکل وقت میں جناب علی قدم بڑھا کر استور کو اس جلنے سے بچائے. آپ اپنی اس کی تائید کریں گے کیونکہ ہم سب یہاں پہ ہر پارٹی سے اگر ایک آدمی بولے گا تو ایک پارٹی آدمی بولے گا تو چونکہ کلوز کریں گے رائے پارٹی کی، کیونکہ آل پارٹیز ہے نا، تو آل پارٹیز میں ہر بندہ ایک آدمی بات کرے گا تو اس کی رائے زیادہ مقدم ہو جائے گی اور تجاویز میں ہمیں آسانی رہے گی. یہ میری ذاتی کریں گے. کیونکہ ابھی آپ آئے ہیں آپ کے پاس مائک ہے، ہر پارٹی سے قدردانی کریں. چلو یہ کرو. سب سے پہلے میں رانا صاحب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ بھائی عورت یہ